स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस से जोड़ में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम देखे थे सेल डिवीजन पर। सेल डिवीजन के बारे में कुछ बातें किए थे और आज हम पूरा सेल डिवीजन को खत्म करेंगे। तो सेल डिवीजन में हम क्या क्या प्रीवियस क्लास में देखे थे उसको थोड़ा पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आते हैं उस पर चलेंगे। तो पहले हम बताए थे कि सेल डिवीजन जो होती है वह जंतु में सेंट्रोसोम के द्वारा होती है, जबकि पादप में क्या होता है सेल प्लेट के द्वारा होती है। और यह कोशिका विभाजन क्या होता है, जैसे एक कोशिका के द्वारा क्या होता है दो या दो से अधिक कोशिका में टूटना है, क्या कहलाती है सेल डिवीजन कहलाती है। और जो कोशिका टूटती है उसे हम क्या कहते हैं मदर सेल कहते हैं, और जो नई कोशिका का निर्माण होता है उसे हम डॉटर सेल कहते हैं। ये सब बातें हम किए थे। और सेल डिवीजन जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। सेल डिवीजन क्या होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है असूत्री विभाजन, एक क्या होती है समसूत्री विभाजन होती है, और एक क्या होती है अर्धसूत्री विभाजन होती है। अर्धसूत्री विभाजन ए माइटोसिस इसको कहते हैं, माइटोसिस इसको क्या कहते हैं मियोसिस डिवीजन। असूत्री विभाजन बिल्कुल ही साधारण तरीके से होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात जीवाणु विषाणु जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उसमें होते हैं असूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन क्या होता है वह हमारे शरीर में अर्थात मानव में क्या होता है वह समसूत्री विभाजन होता है। शरीर के 99% कोशिका में क्या होती है समसूत्री विभाजन होती है, और बाकी बात जो 1% कोशिका होती है वो हम बात करेंगे अभी अर्धसूत्री विभाजन में हम बात करेंगे। आज चलेगा टॉपिक कौन अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में हम बताए थे वह क्या होती है मानव में होती है। समसूत्री विभाजन के हम 4 अवस्था अर्थात 5 अवस्था की बात किए थे, जिसमें बताए थे पहला कौन सा इंट्रोफेज बताए थे। 5 अवस्था बताए थे, इंट्रोफेज बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे इंट्रोफेज के बाद एक बताए थे मेटाफेज। क्या होती है मेटाफेज होती है इंट्रोफेज, एक होती है प्रोफेज मेटाफेज, एक क्या होते हैं एनाफेज होती है, और एक क्या होते हैं टेलोफेज होती है। तो हम बताए थे समसूत्री विभाजन के 5 अवस्था होती है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोफेज क्या होती है सबसे बड़ी अवस्था होती है, और मेटाफेज अध्ययन की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण होती है, और एनाफेज जो होती है वह सबसे छोटी अवस्था होती है। जिसमें इंट्रोफेज में क्या होता है क्रोमोसोम क्या होता है विभाजित हो जाती है, और जबकि प्रोफेज में क्या होता है केंद्रक का विभाजन होता है, और क्या होता है मेटाफेज में क्या होता है स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण हो जाता है। अर्थात जितने भी कोशिका होती है वह टूटने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए उसके चारों ओर क्या होता है स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण हो जाता है। और इस एनाफेज में क्या होती है वह जो कोशिका टूटने वाली होती है, जहां से टूटने वाली होती है वहां के बगल में जितने भी अंग होते हैं वहां से हटकर वह एक क्या होती है ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ताकि जहां पर टूटे कोशिका का विभाजन जहां पर हो करीब में अगर पाई जाएगी तो वह क्या होगी जितने भी अंग होगी वह बाहर निकल जाएगी, इसलिए वह क्या होती है ध्रुव की ओर चली जाती है इस एनाफेज में। जबकि टेलोफेज में क्या होता है इसमें कोशिका का पूर्ण रूप से विभाजन हो जाता है, और स्प्लिंडर फाइबर क्या होता है गायब हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट हम क्या प्रीवियस क्लास में देख लिए थे। आज हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो चले दोस्तों अब शुरू करते हैं अर्धसूत्री विभाजन पर। तो अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम क्या कहते हैं मियोसिस डिवीजन। तो अर्धसूत्री विभाजन पर हम बात करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या होते हैं और यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह क्या होती है मानव में क्या होती है मानव के क्या होती है वह जनन कोशिका में होती है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है मानव के जनन कोशिका में होती है। हम बताए थे इससे पहले समसूत्री विभाजन जो होती है वह हमारे शरीर के 99% कोशिका में होती है, और जितने भी 1% कोशिका होती है वह मानव में क्या होती है जनन कोशिका। वह मेल में क्या होती है मेल में क्या होता है शुक्राणु के रूप में पाई जाती है हमारी जनन कोशिका, और फीमेल में क्या होते हैं फीमेल में क्या होता है अंडाणु अर्थात ओवम के रूप में पाई जाती है। इसी में क्या होती है अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम बेसिकली जानते हैं कि मेल में क्या होती है मेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आप याद रखें मेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ठीक उसी प्रकार फीमेल में भी क्या पाए जाते हैं फीमेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस 46 में क्या होती है 46 में एक क्या 44 क्रोमोसोम जो पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं इस 44 क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहते हैं।
ऑटोसोम कहते हैं। और इसमें 2 क्रोमोसोम जो पाई जाती है जिसको एक्स वाई कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एलोसोम कहते हैं। और इससे ठीक उसी प्रकार फीमेल में जो 44 क्रोमोसोम पाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और 2 क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं जिसमें एक्स पाई जाती है वो उसको हम क्या कहते हैं, एलोसोम कहते हैं, एलोसोम कहते हैं। या ऑटोसोम जो होती है, या ऑटोसोम या मेल में जो ऑटोसोम होती है और फीमेल में जो ऑटोसोम होती है वह हमारे शरीर का निर्धारण करती है। जबकि यह एलोसोम जो होती है, इसमें जो एलोसोम है और इसमें जो एलोसोम जो होती है वह हमारे लिंग निर्धारण का काम करती है। अर्थात मानव का बेटा या बेटी का जन्मना किस पे डिपेंड करता है, तो वह एलोसोम पर डिपेंड करता है। जबकि हमारे शरीर में कहाँ पर आंख होगी, कहाँ पर नाक होगा, कहाँ पर पैर होगी, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो उसका निर्धारण ऑटोसोम के द्वारा होता है। यह जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं एलोसोम एक्स वाई, आप जानते होंगे कि कोई ऐसी बीमारी जो होती है वह क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वह बढ़ते जाती है। तो वह ऐसा क्यों होता है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाती है, तो इसका एक क्या रीजन है कि कोई भी बीमारी जब शरीर में होती है ना, वह बीमारी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती है। अगर कोई बीमारी जो होती है हमारे 46 जो क्रोमोसोम होते हैं, अगर उस क्रोमोसोम को अगर इफेक्ट कर देती है तो वही बीमारी क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में भी चली जाती है। आप एक बीमारी सुने होंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, सामान्यतः व्यक्ति जो होती है वह क्या होता है, वह बीमारी जो होती है नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है, वह ढोते चली जाती है। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है वह क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन में ढोती चली जाती है। तो यह कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, तो हम क्या बोले थे कि कौन बीमारी ऐसी है जो क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह चली जाती है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो ऐसा क्या कारण होता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम को इफेक्ट कर देता है। तो वह कैसे करता है, तो सामान्यतः क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, वह एक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट कर देता है। जिस व्यक्ति को अगर कलर ब्लाइंडनेस हो गया है उसको एक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट कर देता है। तो हम मान लेते हैं, अब देखते हैं अगर पुरुष में एक्स, अगर पुरुष को कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो उसके फलस्वरूप उसके संतान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर महिला में कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो उसके संतान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों को डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब उसको समझते हैं। मान लेते हैं एक केस में हम मान लेते हैं अभी मेल को क्या है, मेल को हम मान लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, मेल को हम मान लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो हम क्या बताएं कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम क्या होती है, वह क्रोमोसोम प्रभावित हो जाती है। तो यह मेल का जो एक्स क्रोमोसोम मान लेते हैं, यह एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो गया। अब क्या होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके फलस्वरूप या मान लेते हैं यह मेल जो है अपना एक्स क्रोमोसोम दिया, जो कि एक्स क्रोमोसोम क्या है, इसका एक्स क्रोमोसोम जो है वह क्या प्रभावित है, क्योंकि इसके पास क्या कलर ब्लाइंडनेस है। और इस महिला के पास दो को एक्स है, इसमें से क्या है एक्स आएगी। कोई भी चाहे ये एक्स आए या ये एक्स आए, बात तो बराबर ही है। इसमें जो यह प्रभावित वाला जो एक्स आया, तो एक्स के मिलने से क्या होता है, या क्या होता है लड़की अर्थात बेटी जन्म लेगी। तो यहाँ पर क्या होती है, जो मेल है, मेल का क्या है एक्स क्रोमोसोम प्रभावित है, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन में जो उसका बेटी जन्म लेगी तो वह भी क्या होगी, वह कलर ब्लाइंडनेस से क्या होगी, प्रभावित होगी। क्यों, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है एक्स क्रोमोसोम प्रभावित है और इस मेल का एक्स क्रोमोसोम में क्या यहाँ पर आ गया। अब सपोज दैट मान लेते हैं इस मेल का यदि वाई क्रोमोसोम आ गया होता तो क्या होता, इसका वाई क्रोमोसोम, अब इसका दोनों में से क्या होगा, दोनों कंडीशन में एक्स ही आएगा। तो इस वाई एक्स अर्थात एक्स वाई से क्या होता है, बेटा जन्म लेता है। अगर इस यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित व्यक्ति अगर वाई क्रोमोसोम देता है तो उसका एक्स आगे क्या होगा, बेटा होगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, अगर कोई मेल जो है कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है, अगर वह बेटी को जन्म देता है तो वह क्या होगा, उसकी बेटी भी क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होगी। अगर वह बेटा को जन्म देता है तो उसकी बेटा जो है वह कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब सेकंड केस देख लेते हैं कि अगर जो है फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो उसके फलस्वरूप क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं फीमेल को अगर कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो उसके, अगर फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होगी। अब देखो ये प्रभावित है तो ये भी है, जाहिर सी बात है दोनों क्या
एक्स एक्स है तो दोनों क्या होगी, प्रभावित होगी, कौन, महिला में अर्थात फीमेल में। अब जो है यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर महिला जो है अपना एक्स क्रोमोसोम देगी फर्टिलाइजेशन के दौरान, और यह एलोसोम जो होती है अर्थात मेल में क्या होगी, यह भी एक्स क्रोमोसोम देगी। तो इसका क्या, दोनों कंडीशन में चाहे बेटा हो या बेटी हो, वह दोनों कंडीशन में वह प्रभावित क्रोमोसोम ही देगा। अर्थात महिला जो है दोनों कंडीशन में, या बेटा हो या बेटी हो, दोनों कंडीशन में वह क्या देगा, वह प्रभावित क्रोमोसोम ही देगा। जबकि यह पुरुष जो है प्रभावित नहीं है, अभी हम उसको प्रभावित माने, इसको नहीं माने हैं। तो यह क्या, एक स्थिति में एक्स दे सकता है, दूसरी स्थिति में क्या, यह वाई दे सकता है। तो एक्स एक्स से क्या मिलेगा, बेटी, और एक्स वाई से क्या मिलेगा, बेटा। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर कोई महिला कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है तो उसका बेटा और बेटा हो या बेटी है, दोनों क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होगी। इसलिए क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस से क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या एक आनुवांशिक बीमारी है जो क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए चली जाती है। तो चलिए दोस्तों हम देख लिए कि कलर ब्लाइंडनेस अर्थात कोई भी आनुवांशिक बीमारी कैसे वह पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते चली जाती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन को देखते हैं, जो टॉपिक है उस अर्धसूत्री विभाजन को देखते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन अर्थात कोई भी मानव जो होता है वह अपने शकल का बच्चा जन्म क्यों देता है। इसके जैसे मानव में 46 क्रोमोसोम है, तो उसका जो बच्चा जन्म लेता है उसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो उसको हम समझ लेते हैं। तो यह मान लेते हैं या जो ऑटोसोम है अर्थात 44 क्रोमोसोम है, और यह क्या, एलोसोम, इसमें भी ऑटोसोम और इसमें भी क्या, एलोसोम है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि क्या होती है, जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस ऑटोसोम में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें 44 के आधा कौन, 22 क्रोमोसोम आएगी, और इसमें भी महिला में भी ऑटोसोमिक विभाजन होगा अर्धसूत्री, इसमें भी क्या होगा, 22 क्रोमोसोम आएगा। और इस एलोसोम में जब विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन, इसमें क्या होगा, 2 के आधा 1 आएगा, और इस महिला में भी विभाजन होगा तो क्या 2 के आधा 1 आएगा। तो यह क्या होगा, 22 22 44, और क्या 1 1 प्लस 2 अर्थात 44 प्लस 2 बराबर कितना, 46। अर्थात जो मानव अपने बच्चे को जन्म देगा उसमें भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, जिसके कारण से मानव अपने शकल का ही बच्चा को जन्म देता है। अगर मान लेते अगर जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन ना होकर समसूत्री विभाजन होता तब क्या होता, तो तब क्या होता, 46 क्रोमोसोम है, तो 46 में क्या होगा, वह अपने जैसा समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जितनी कोशिका डिवाइड हुई है उतनी ही कोशिका को वह जन्म देगी। तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम और इसका 46 अर्थात 92 क्रोमोसोम हो जाता है। तो वह जो बच्चा जन्म नहीं लेता, हमको लगता है पूरा रेडीमेड आदमी जन्म लेता है। इसलिए भगवान ने सोच समझ कर यहाँ पर दिया कि क्या जो उसका संतान, उसके हम शकल का अगर संतान पैदा करना है तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन करो, ताकि उसका हम शकल जो बच्चा जन्म लेगा वह भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। नहीं तो क्या होगा, मानव से बड़ा बच्चा जन्म ले लेगा, जिसमें क्या होगा 96 अर्थात 46 गुना क्या होगा, 92 क्रोमोसोम क्या होगा उसमें रहेगा। इसलिए भगवान ने सोच समझ कर क्या किया कि इस जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन किया, ताकि उसके हम शकल जैसा जो बच्चा जन्म लेगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम जो मानव से मिलता जुलता। तो इसी क्रोमोसोम में क्या होती है, इसी क्रोमोसोम में खराबी की वजह से क्या होती है, कभी कभी क्या होती है, जैसे मानव में सामान्यतः 46 क्रोमोसोम होती है, उसी 46 क्रोमोसोम में अगर कोई बाय चांस क्या होता है, अगर कोई एक क्रोमोसोम घट गया तो मानव में कोई शरीर जो होता है, शरीर का कोई अंग क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे आप किसी को देखिएगा कि एक एक हाथ में 6 उंगली निकल जाती है, और किसी बच्चा क्या होती है 3 आंख निकल जाती है, वह सामान्यतः वह बच्चा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता है। तो जो बच्चा 3 आंखें निकल जाती है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, बढ़ जाती है। या फिर कोई अंग कम गया है तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम घट जाती है। तो क्रोमोसोम को बढ़ना और घटना ही क्या कहलाती है, क्रोमोसोम के बढ़ना या घटना क्या सिंड्रोम कहलाती है। तो क्रोमोसोम के बढ़ना या घटना क्या कहलाती है, सिंड्रोम कहलाती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं सिंड्रोम क्या है और वहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सिंड्रोम क्या है आप समझ गए होंगे, सिंड्रोम किसे कहते हैं, सिंड्रोम क्या है,
तो सिंड्रोम क्या है इसको हम बता दिए कि किसी भी मानव में क्या होती है, क्रोमोसोम के घटने या बढ़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। हालांकि सिंड्रोम कई सारे सिंड्रोम पाए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होती है, 4 सिंड्रोम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही 4 सिंड्रोम क्या है, काफी फेमस है। जिसमें से एक पहला सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है, चलिए दोस्तों पहले उसको समझ लेते हैं। तो हमने बताए थे कि क्रोमोसोम में परिवर्तन अर्थात बढ़ने या घटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। सामान्यतः मानव में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इस टर्नर सिंड्रोम में याद रखिएगा इसमें मानव में 45 क्रोमोसोम हो जाती है और यह केवल क्या होती है, महिला होती है। याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम जो होती है यह केवल महिला होती है। इस टर्नर सिंड्रोम में क्या इफेक्ट पड़ता है, अब क्रोमोसोम घटा है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई इफेक्ट तो दिखाई पड़ेगा ही। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, टर्नर सिंड्रोम में सामान्यतः महिला की जनन क्षमता में कमी आ जाती है, अर्थात उस महिला में बांझपन का गुण दिखाई पड़ता है और साथ ही साथ उस महिला के शारीरिक विकास में कमी दिखाई पड़ती है, जैसे आकार में दुबला पतला होना, साइज में छोटा होना, इस तरह के गुण दिखाई पड़ते हैं। हालांकि टर्नर सिंड्रोम जो होती है वह बहुत ही रेयर किस्म देखी जाती है। अब ऐसी बात नहीं कि अगर किसी महिला का शारीरिक विकास नहीं है तो उसमें टर्नर सिंड्रोम की बीमारी है। हालांकि बांझपन का गुण है तब टर्नर सिंड्रोम वहां पर है, लेकिन अगर उस महिला के शारीरिक विकास में अगर कमी है तो ऐसा बात है नहीं कि 100% उसमें क्या होगी, टर्नर सिंड्रोम होगी। हालांकि टर्नर सिंड्रोम बहुत ही रेयर किस्म देखी जाती है। तो फिर ऐसा कौन सा कारण होगा, तो उसमें क्या होता है, एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण अधिकांश महिलाओं में एसटीएच हार्मोन अर्थात सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से क्या होती है, महिला के शरीर में क्या होता है, उसकी शारीरिक विकास क्या होती है, कम दिखाई पड़ती है। तो आप याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम बहुत ही रेयर केस में पाई जाती है। अब एक सिंड्रोम क्या होती है और एक होती है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम क्या होती है, चलिए दोस्तों आप देखते हैं क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होती है, इसमें एक क्रोमोसोम क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होती है, 47 क्रोमोसोम होती है और यह केवल क्या होती है, पुरुष में होती है। अर्थात क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, पुरुष में होता है। इसमें क्या इफेक्ट देखे जाते हैं, इसमें क्या होता है, पुरुष के जनन क्षमता में कमी आ जाती है, अर्थात नपुंसकता के गुण पाए जाते हैं। अर्थात इस क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम के कारण क्या होता है, पुरुष में नपुंसकता के गुण पाए जाते हैं। अब एक और देखते हैं, 4 को सिंड्रोम है, तो जिसमें से एक कौन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को देखते हैं। क्या डाउन सिंड्रोम क्या होती है, तो डाउन सिंड्रोम होती है या महिला अर्थात मेल और फीमेल दोनों पाई जाती है, अर्थात महिला और पुरुष दोनों में क्या पाई जाती है, इस तरह के डाउन सिंड्रोम पाई जाती है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होती है, बेसिकली शरीर की आकृति जो होती है वह बेडोल हो जाती है। इसमें भी क्या होती है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम का इफेक्ट क्या पड़ता है, इसमें क्या होती है, शरीर की आकृति बेडोल हो जाती है, जैसे क्या था, एक्स्ट्रा अंग निकल आना, क्या था, शरीर का हाथ का टेढ़ा हो जाना, कुबर निकल जाना, इस तरह के क्या था गुण दिखाई पड़ती है, अर्थात शरीर की आकृति बेडोल हो जाना इस डाउन सिंड्रोम में दिखाई पड़ता है। अब एक सिंड्रोम होता है, एक क्या सिंड्रोम होता है, एक होता है पटाऊ सिंड्रोम। एक क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्या इफेक्ट दिखाई पड़ते हैं, तो पटाऊ सिंड्रोम में भी क्या होती है, इसमें भी क्या होती है, 47 क्रोमोसोम हो जाती है और यह भी मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होती है, पटाऊ सिंड्रोम में एक खास इफेक्ट दिखाई पड़ती है, जिसमें क्या होता है, या होठ जो है, होठ का ऊपरी हिस्सा जो है वह कट जाता है। कहीं पर क्या होता है, कुछ हिस्सा जो होता है वह कट जाता है। आपके बहुत सारे आदमी को देखें, बहुत सारे नहीं, बहुत ही कम आदमी को देखेंगे क्या होता है, ठोर का ऊपर वाला भाग जो होता है वह कट जाता है। वह किस कारण से होता है, तो वह पटाऊ सिंड्रोम के कारण होता है। यह सारे सिंड्रोम होते हैं, आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम घट जाते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं, और खास इफेक्ट को भी याद रखिएगा। या जो चारों इफेक्ट है, अर्थात टर्नर सिंड्रोम, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, इसमें कहता है इस बीमारी से होने पर नेक्स्ट पीढ़ी में, अर्थात नेक्स्ट पीढ़ी में जो संतान पैदा लेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं, अगर किसी
किसी भी आदमी के कोई भी आदमी क्या शरीर में अगर इफेक्ट पड़ता है, अर्थात कोई भी आदमी लंगड़ा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका जो संतान पैदा होगा वह लंगड़ा ही होगा। आप देखे होंगे आसपास में अगर कोई आदमी लंगड़ा है तो उसका बच्चा क्या होता है, लंगड़ा पैदा नहीं होता है। इसलिए यह जो सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, नेक्स्ट पीढ़ी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि कोई नेक्स्ट पीढ़ी पर रोग तब इफेक्ट पड़ता है जब क्रोमोसोम में क्या होती है, क्रोमोसोम को इफेक्ट कर देता है। जैसे हम देखे थे कलर ब्लाइंडनेस, वह क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम को प्रभावित कर दिया था, जिसके कारण से नेक्स्ट पीढ़ी में का जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी दिखाई पड़ती है। तो सामान्यतः आप याद रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर के आकृति में परिवर्तन हुआ तो वह किसके वजह से, तो ऑटोसोम के वजह से। ऑटोसोम क्रोमोसोम में परिवर्तन होने से क्या होता है, शरीर के आकृति में परिवर्तन हो जाती है। और क्या होता है, लिंग निर्धारण, हम एक पॉइंट को छोड़ दिए कि लिंग निर्धारण जो होता है वह पिता के क्रोमोसोम से होता है कि माँ के क्रोमोसोम से होता है, उसको हम देख लेते हैं। अर्थात बेटा या बेटी का पैदा होना वह किस पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं यह क्या फीमेल है, फीमेल में क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पाई जाती है, और मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम पाई जाती है। तो अब जो है हम मान लेते हैं या बेटा एक स्थिति मान लेते हैं, बेटा एक स्थिति मान लेते हैं, बेटी। तो या जो होती है इसको पहले मिटा देते हैं। या महिला में क्या होते हैं, सेम क्रोमोसोम पाई जाती है, अर्थात एक्स, अर्थात जिसका लिंग का निर्धारण कौन करता है, यही एलोसोम करता है, एलोसोम। और ऑटोसोम तो खैर शरीर का निर्धारण करता है। तो लिंग का निर्धारण अर्थात बेटा या बेटी को होना किस पे डिपेंड करेगा, उसको हम देखते हैं। तो यह एलोसोम लिंग निर्धारण काम करती है। तो वह क्या होता है, पुरुष में एक्स वाई और महिला में एक्स पाई जाती है। तो यह जो होती है, या हर एक कंडीशन में महिला जो है चाहे बेटी पैदा हो या चाहे बेटा पैदा हो, तो वह हर एक कंडीशन में क्या होगी, एक्स ही देगी। चाहे बेटा पैदा हो तो भी एक्स देगा, अगर बेटी पैदा हो तो भी एक्स देगा। अब जो फीमेल पर डिपेंड करता है, अगर वह बेटी पैदा करेगा तो वह एक्स क्रोमोसोम देगा, बेटी में क्या होता है एक्स। अगर वह बेटा पैदा करेगा तो वह क्या होगा, वाई क्रोमोसोम देगा। अर्थात क्या होता है, लिंग का निर्धारण किस पे डिपेंड कर रहा है, इस मेल पर, अर्थात पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड कर रहा है कि वह नेक्स्ट जो बच्चा पैदा होगा वह बेटा होगा कि बेटी होगा। वह किस पे डिपेंड करता है, तो वह पिता के क्रोमोसोम पर। चूंकि माँ के क्रोमोसोम क्या होता है, वह सेम है, बेटा भी अगर पैदा हुआ तो एक्स ही देगा और बेटी भी पैदा होगा तो वो भी एक्स ही देगा। लेकिन यहाँ पिता को जो क्रोमोसोम है इसमें वाई पाया जाता है। वह क्या होता है, अगर एक्स दिया तो बेटी होगा, अगर वाई दिया तो वह क्या होगा, बेटा होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट जो संतान पैदा होती है, बेटा या बेटी को ना किस पे डिपेंड करता है, तो वह पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, ना कि माँ के क्रोमोसोम पर। तो दोस्तों जितने भी अगर परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, अगर शरीर के किसी भी आकृति में परिवर्तन दिखाई पड़ती है तो वह ऑटोसोम के वजह से। अगर किसी भी लिंग निर्धारण का अर्थात बेटा का या फिर ट्रांसजेंडर का पैदा होना किस पे, तो वह एलोसोम में प्रभावित होने की वजह से क्या होता है, वह ट्रांसजेंडर पैदा होती है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।